भारत में करीब 2 करोड़ लोग दिव्यांग हैं। इन्हें सहानुभूति की नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट माता पिता और समाज का चाहिए। इन्हें शिक्षित कर मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है ताकि ये स्वावलंबी बन सके। ऐसे में तो माता पिता की समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मगर उन्हीं के मोटिवेशन और सपोर्ट से ये बच्चे ज़िंदगी काटते नहीं, जीते हैं और दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। आज हम मिलते हैं स्वाति सिंह, जिन्हें प्यार से लोग किकी सिंह कहते हैं, उनके पिता से। स्वाति सिंह बचपन से ही सेरेब्रल पैल्सी का शिकार रही हैं। आइए उन्हीं से जानें कि किन किन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा। सर, स्वाति का जन्म कब हुआ? मैम, स्वाति का जन्म 1995 में हुआ और वे हमारे HEC के कॉलोनी में ही एक हॉस्पिटल है हमारा, हैविंग कॉरपोरेशन का, काफ़ी नामी हॉस्पिटल है। मैं एक्चुअली बाय प्रोफेशन एक फ़ौजी रहा हूँ। मैं एयरफोर्स में एज ए टेक्निकल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। वहाँ से मुझे मालूम चला कि HEC में काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। पिताजी भी HEC के एम्प्लॉयड थे। मैं उस शुरू में हम लोगों को हल्का सा आभास हो गया था कि कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हमने इसका ये डिलीवरी जो है HEC के अस्पताल में ही कराया। लेकिन उसमें डॉक्टर ने हमें बोला कि कोई नॉर्मल है, कुछ इसमें कोई डेविएशन वगैरह नहीं है। लेकिन हम लोगों को काफ़ी दिन के बाद में मालूम चला कि करीब 7 या 8 महीने के बाद जब इसे एक बार हल्का सा बुखार टाइप का आया तो मैं डॉक्टर के पास ले गया इसे दिखाने के लिए। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो मैं कुछ नहीं बताऊँ, तो इस बारे में कुछ नहीं बताऊँगी, जब पूरी तरह ठीक हो जाएगी तब मैं बताऊँगा। तो करीब 1 महीने बुखार उतरने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया तो बोला कि उन्होंने बताया कि इसे हल्का सा सेरेब्रल पाल्सी का इफ़ेक्ट है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह ये किसी भी सामान को नहीं उठाती है। ये इशारे के एक सेंसेशन के थ्रू अपने किसी कोई भी सामान को उठाती है। तब हम लोगों ने पूरा कन्फर्म हो गया किकी को सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट है। सामाजिक और मानसिक किन परिस्थितियों से आपको गुजरना पड़ा? हाँ, पर शुरू में जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी इस तरह का, बहुत दुख हुआ कि सबके बच्चे नॉर्मल है, खेल कूद रहे, मेरे नहीं किए। फिर भी मेरे बेटी को जो भी हुआ हम लोगों ने पूरा किया। उसे स्कूल में एडमिशन करवाया, पढ़ाया। बाकी मेरी बेटी पढ़ने में शुरू से ही ठीक थी, इसलिए हमें उसे पढ़ाई की लिखाई के लेकर प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी फिर भी आगे की तरफ हम लोग उसको आपने अपने तरफ से पूरा कोशिश वो भी की। ऐसे वो सिर्फ चलने में ही अपना वो मेहनत नहीं करती है, बाकी और सब चीज़ों में मेहनत करती है। क्योंकि ऐसे बच्चे को पढ़ाना लिखाना चाहिए, नहीं है कि वो चल नहीं रही है, समाज से अलग है, उसको घर में रखें, उसको ऐसे बच्चे को घर से निकलने में प्रॉब्लम होता है, माँ बाप को भी होता है। समाज कितना बार देखेगा? 1 बार देखा, 2 बार देखा, तीसरे बार उससे बच्चे को कोई नहीं देखता है। फिल्म स्टार को भी कोई मोहल्ला में आकर रहे तो 1-2 दिन देखेगा, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं सबके लिए। इसलिए ऐसे बच्चे को सोचना भी नहीं चाहिए कि हम नहीं चल रहे हैं, हम हर बच्चा से अलग है, नहीं सोचना चाहिए ना। उसके माँ बाप को भी नहीं सोचा, मेहनत लग रहा है तो करे, ताकि वो अपने आगे का ज़िंदगी अच्छे तरह से कट जाए। ऐसे बच्चे माँ बाप यदि नहीं खड़ा किए तो वो बच्चा कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चा अच्छे बच्चे से ज़्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा बच्चा है तो चलो वो तो कभी ना कभी वो अपना कुछ कर सकता है, क्योंकि इस तरह का बच्चा नहीं कर सकते हैं ना अपने। इसलिए इस पर खास रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि वह भविष्य में अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हम स्वाति को मुंशी प्रेमचंद की जगह पर देखना चाहते हैं। अब हमारे साथ हैं स्वाति के छोटे भाई रोहित सिंह। आइए उनसे बातें करते हैं। कि बहुत सक्सेस, क्योंकि मैं जानता हूँ सी इज़ अ हार्ड वर्किंग गर्ल, तो वो मेहनत करके वो स्तर पे पहुँच जाएगी। जैसे कि वो इंस्पायर करती है मुंशी प्रेमचंद को, जैसे कि वो उनको अपना गुरु मानती है, तो उसका सपना है कि मैं उस स्तर पे जाऊँ। और मैं जो जानता हूँ कि वो करेगी डेफिनेटली, कि वो हार्ड वर्क करते, मैंने उसे देखा है, रात भर जग के कविता लिखना, कहानी लिखना, बल्कि इतना अपने आप को हर काम से अलग करके वो इस काम में फ़ोकस करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि आज से जब वो सक्सेसफुल बने 10 साल बाद, तो लोग ये ना कहें कि ये सक्सेसफुल बनी है, वो उसमें ये इसके स्पेशली एबल्डनेस को ना जोड़ें। मैं चाहता हूँ कि वो अपने उसमें ये है कैपेबिलिटीज़। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोग उसे कहते हैं कि आप फेमस हैं, पर बाय इंक्लूडिंग दैट यू आर स्पेशली एबल्ड। सो आई डोंट वांट दैट एनीवन शुड इंक्लूड दैट विथ हर। कि मैं चाहता हूँ कि वो है, क्योंकि उसमें वो क्षमता है उसके बुक में। उसका बुक आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एक अलग सा दर्द है। वो भले वो इतना बाहर नहीं निकलती है, पर उसने समाज के ऐसे ऐसे चीज़ों को बताया है जो हम ना सोच पाएंगे ना हम देख पाते हैं। तो वो बुक पढ़ के हमें पता चलता है कि अच्छा, समाज में ऐसा भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बहुत अच्छी जाए, बहुत आगे जाए और
मतलब हम ऐसा हो कि हमारे घर को लोग जाने तो हाँ ये किक्की सिंह का घर है, ऐसा हो। एक उड़ान कुछ कर गुजरने की इस खास पेशकश में आज हम मिलेंगे झारखंड की उभरती हुई लेखिका स्वाति सिंह उर्फ किक्की सिंह से। दिव्यांग होने के बावजूद इन्होंने अपने काबिलियत से हार नहीं मानी और मेहनत करते हुए आगे बढ़ते गई। आइए आज इन्हीं की ज़ुबानी इनकी कहानी सुनते हैं। किक्की सिंह, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इन दिनों आपकी एक पुस्तिका बहुत चर्चा में है, शादी का सपना। जाहिर है ये बहुत आसान सफ़र नहीं रहा होगा। आपने कब कैसे ये मन बनाया कि कागज़ कलम को अपना दोस्त बनाया जाए? ये निर्णय तो मैंने 4th स्टैंडर्ड में ही लिया था, जब मैं यूपी में थी, A4 स्कूल में पढ़ती थी। तब एक लड़की का पेंटिंग पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, तो वहीं से इच्छा हुई कि मैं भी लिखन की शुरुआत करूं। लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से एयरफोर्स के कैंपस में हर हॉकर को नहीं घुसने दिया जाता था और उस समय हर घर में अखबार भी नहीं आता था, 2004 में। उसके बाद फिर मैं यहाँ शिफ्ट हुई। एक यूपी का सामाजिक परिवेश, वो भी एयरफोर्स का, और यहाँ का एक सामाजिक परिवेश सिविल, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर था। वहाँ मुझे अपनी शारीरिक कमी को लेकर उतना ताना नहीं सुनना पड़ा जितना यहाँ सुनना पड़ा। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस जो था मेरा, वो बहुत ही बुरा गुजर रहा था अपनी शारीरिक कठिनाइयों को लेकर। तो मुझे ये महसूस हुआ कि जो समाज मेरे दिमाग में ज़ख्म भर रहा है मेरे शारीरिक कमी को ताना मार मार के, वो वक्त के साथ नासूर ना बन जाए। इसलिए मैंने कलम और कागज़ से दोस्ती कर ली और अपने आंसुओं को स्याही का रूप देकर लिखना शुरू किया, ताकि जो दर्द है, जो व्यथा है, वो समाज तक पहुँचे। बचपन से आप सेरिब्रल पैल्सी की शिकार रही, जी। तो आपका बचपन क्या आम बच्चों से बहुत अलग रहा? हाँ, कहा जाए तो एक तरह से बहुत अलग भी रहा। सबसे पहले एक सामान्य स्कूल में एडमिशन लेना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। उस समय से लेकर आज के डेट तक, जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, तब तक मुझे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरी एजुकेशन की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि जब मेरे पापा एक डॉक्टर के पास मुझे ले गए, तो उस समय मेरी उम्र हो चुकी थी पढ़ने लिखने की। तो वहीं बात के दौरान पापा ने कहा कि मैं इसे एडमिशन दिलाना चाहता हूँ, ताकि स्कूल में जाके, ये घर में रहती है, वहाँ नॉर्मल बच्चों के बीच में रहेगी, तो इसके शारीरिक जो कमियाँ हैं वो सुधरेंगी बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि नहीं, इसे आप स्पेशल स्कूल में डालें। तो वहाँ एड्रेस वगैरह, पापा का इच्छा नहीं था कि मैं स्पेशल स्कूल में जाऊँ, वो नॉर्मल स्कूल में ही मुझे पढ़ाना चाहते थे। तो एड्रेस वगैरह सब कुछ उन्होंने गलत लिखवाया। और उसके बाद फिर जब पापा का दूसरा जगह ट्रांसफ़र हुआ, तो फिर एक बार पापा ने कोशिश की कि मुझे सामान्य स्कूल में एडमिशन मिले। इसके लिए AOC और बहुत सारे ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ शारीरिक कमी के आधार पर उसे जज करना सही नहीं है। और मेरे एडमिशन से पहले एक और लड़की थी जो थोड़ा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर थी, तो वो टीचर्स के डांटने पर चिढ़ जाती थी, उनसे लड़ पड़ती थी। तो इस वजह से थोड़ा स्पेशल बच्चों का फीडबैक स्कूल के लिए अलग था। फिर वो मीटिंग हुआ और मीटिंग के बाद फिर मुझे मौका मिला कि प्रिंसिपल डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू ले। तो मैं इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल के पास गई, वहाँ उन्हें मैं परफेक्ट लिखी। उसके बाद मेरे एडमिशन की 1 महीने बाद जब फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुआ, जो मैं 20 मार्क्स का होता था, तो उसमें हिंदी में, मैथ्स में, GK में, कंप्यूटर में मेरे फुल मार्क्स थे। तो मैंने अपने आप को उस स्कूल में एस्टैब्लिश कर लिया। लेकिन वक्त के साथ फिर वहाँ भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो आपके फैमिली का सपोर्ट इन दिनों कैसा रहा? क्या आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रही या वहाँ भी कुछ परेशानी आपको आती थी? नहीं, देखिए, जब किसी को एक प्रॉब्लम के साथ हमेशा ज़िंदगी काटना है, तो थोड़ा बहुत तो परेशानी आता ही है। लेकिन हाँ, जहाँ सपोर्ट का ज़रूरत है, तो पापा पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट मेरा संभालते हैं, और जो मम्मी है वो पूरा फिज़िकल डिपार्टमेंट मेरा
एक तरह से कहिए तो मेरी मम्मी मेरी गृह मंत्रालय है और मेरे पापा मेरी ज़िंदगी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप रांची कब शिफ्ट हुई? मैं 2007 में 24 मार्च को रांची शिफ्ट हुई। तो आगे की पढ़ाई क्या आपने रांची से सामान्य स्कूल से किया? मैं क्या कहूँ कि रांची आना मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यहाँ आने के बाद तो मुझे स्कूल देखने का मौका ही नहीं मिला। जब पापा स्कूल में गए एडमिशन के लिए तो वहाँ बोला कि जैसे पापा कहीं और जॉब करने वाले थे तो उनका ट्रांसफ़र हो चुका था। तो वहाँ पापा कहे कि ये रेगुलर स्कूल नहीं जा पाएगी, और थोड़ा मम्मी भी उस समय उतनी मॉडर्न नहीं थी कि वो कोई चीज़ हायर करके मुझे ले जा सके। अभी तो ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी हैं। तो वहाँ पे प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं देखिए 75% अगर सीबीएसई बोर्ड में अटेंडेंस नहीं करेगी तो हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते हैं। तो इसके बाद से मेरी सारी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से हुई, घर से हुई। मैंने अपने दम पर 7th 8th 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स सब कुछ अपने दम पे किया। और इवन आपको पता है कि घर में कोई अच्छा ट्यूशन टीचर आपको आके पढ़ाएगा नहीं। जितना समय वो आपको आके पढ़ाने में देगा उतने में वो 10 बच्चों को पढ़ा के कई गुना ज़्यादा कमा लेगा। बहुत कितना खींचातानी करने के बाद, बहुत संघर्ष करने के बाद एक टीचर मिले थे जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को 2 साल फेल करवा चुके थे 6th स्टैंडर्ड में। अच्छा। और उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। तो अब क्या करिए, बैड लक के या जो भी, मेरे पास तो वही एक ऑप्शन था, क्योंकि मैथ्स में तो आप रट्टा मार नहीं सकती हैं, उसमें तो फार्मूला होता है। तो किसी तरह मैं उनसे पढ़ी, हाँ, लेकिन ये है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी फेल मार्क्स का मुंह नहीं देखना पड़ा। ये लिखने का शौक़ जो आपका था, तो ऐसे कौन कौन से लेखक हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड हुई? किन्हें किन्हें आप पढ़ना पसंद करती हैं? आज के ज़माने में तो मैंने सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा है। एक पोइट्री के मामले में मैंने राहत इंदौरी को पढ़ा है, कुमार विश्वास को। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में प्रभावित हूँ मुंशी प्रेमचंद से और सुभद्रा कुमारी चौहान से। तो पहली आर्टिकल आपकी कहाँ छपी? मेरी सबसे पहली आर्टिकल दैनिक जागरण में पब्लिश हुई। लेकिन बाल अंक से बात करी तो प्रभात खबर ने मुझे सबसे पहला मौका दिया। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि किसी न्यूज़पेपर के ज़रिए या डिजिटल जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ज़रिए अपना प्रकाशन कराया जाए? इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? पुस्तक के लिए नहीं, आपने जो आर्टिकल बोला कि प्रभात खबर में छपी है, उसके बाद दैनिक जागरण में छपी, तो ये कैसे संभव हुआ? संभव इस तरह से हुआ कि जब पहली बाल कहानी पुरस्कृत भी हो गई तो फिर 2 साल लिखने के बाद महसूस हुआ कि नहीं, अब एडल्ट लिखना चाहिए। अब मेरे ही हाथ में है तो मैं क्यों ना वक्त से पहले एडल्ट कॉलम्स लिखना शुरू करूं। और न्यूज़पेपर में हर दिन का एक अंक आता था। आज बच्चों का अंक है तो कल गृहिणियों का अंक है तो परसों युवाओं का अंक है। तो उसी से पढ़ के अपने आप प्रेरणा मिलती गई। किसी ने कुछ मोटिवेट तो कुछ खास किया नहीं, अपना हाथ था, अपना विकास था, अपने साथ करना था, तो उसे तो आपने कलम कागज़ को अपना हथियार बना लिया और जो भी आपके मन में जो भी व्यथा थी आपने उसे कागज़ पे उड़ेल दिया। हाँ। तो एक अभी आपकी जो पुस्तक है, जो उपन्यास जो है शादी का सपना, ये बड़ा चर्चा में है, बहुत लोग इसके मुरीद हो रहे हैं। तो ये लिखने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैं एक अलग स्टोरी लिखना चाहती थी जो समाज को प्रभावित करे। आजकल आप युवाओं की मनोदशा देख रहे हैं कि आज वो किसी और के साथ संबंध में है, परसों किसी और के साथ संबंध में है, और अगर ज़्यादा हुआ तो तीसरे दिन वो कानून का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। एक बहुत पहले ज़माना था जब ये लैला मजनू की कहानी लिखी जाती थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा टॉपिक लिया जाए जो समाज में नया आदर्श बने, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आए, ताकि वो प्यार बहुत सलीके से करें और प्यार इस कदर करें कि वो ज़िंदगी क्या मरने के बाद भी साथ निभाए। तो शादी का सपना तो हर एक लड़की का होता है, आपके क्या सपने हैं? देखिए, मैं भी एक आम लड़की हूँ, बाकी लड़कियों की तरह मेरे भी सपने हैं, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ जहाँ तक मैंने समाज को सुना है अपने बारे में। समाज ने ये गलत परसेप्शन अपने दिमाग में बैठा के रखा है कि एक दिव्यांग लड़की से एक दिव्यांग लड़का ही शादी करेगा। अब देखिए, अब मुझे एक दिव्यांग की ज़िंदगी जीनी होती तो वो तो मैं बिना पढ़े लिखे घर में ऐसे ही जी सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। क्यों किया? क्योंकि मेरी गिनती सामान्य लड़कियों में हो, ताकि मैं सामान्य ज़िंदगी जी सकूं, इवन कि सामान्य से बेहतर ज़िंदगी जी सकूं। अंधेरा अंधेरे को बढ़ाता है, काटता नहीं है। अगर आपकी कदमें लड़खड़ा रही हैं ज़िंदगी के सफ़र को तय करने में, तो आपको
जो दूसरा व्यक्ति आए आपके ज़िंदगी में उसके कदम मजबूत होने चाहिए ताकि वो आपकी लड़खड़ाती हुई कदमों को अपने कदमों से ताकतवर बनाए। मैंने देखा कि आपके उपन्यास का विमोचन जो है हाँ वो उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी उन्होंने किया। जी। ये एक बड़ी बात थी, तो ये कैसे संभव हुआ? इसे भी लेके मुझे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। सपना तो मेरा नरेंद्र मोदी जी से विमोचन कराने का था जो संभव नहीं हो सका दुर्भाग्यवश। उसके बाद इस विमोचन के पीछे मत पूछिए, मेरा बहुत भावनात्मक शोषण हुआ। बहुत लोगों ने मेरे कलम का फ़ायदा भी उठाया। कुछ पार्टी के लोगों ने कहा कि आप हमारा इंटरव्यू लिख दीजिए, हमारा इंटरव्यू पब्लिश करवा दीजिए, वो हो जाएगा तो फिर हम आपको मिलवा देंगे रघुवर जी से। मैंने सब कुछ किया, इतना दिमाग लगा के इंटरव्यू लिखा, पब्लिश करवाया और कुछ नहीं हुआ। वो लोग अपना फ़ायदा निकाल के चलते बने। फिर आप ही के जैसे किसी पत्रकार, अच्छे पत्रकार साथी ने सजेस्ट किया कि आप उनके मीडिया एडवाइज़र से बात कीजिए। तो उन्होंने उनका कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कराया। तो मैंने कहा कि मैं झारखंड की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे बुक का विमोचन वो करे। तो वो कहे कि क्यों, आप में ऐसा स्पेशल क्या है कि वो आपके बुक का विमोचन करे। तो मैंने कहा कि देखिए, मेरी ऐसे कंडीशन होने के बावजूद मैंने इतना संघर्ष किया, इतने अच्छे पब्लिकेशन में अपना किताब छपवाया, मैंने झारखंड की बेटी होने का फ़र्ज़ निभा दिया। उम्मीद करती हूँ कि वो इस बेटी के पिता होने का फ़र्ज़ निभाएं। फिर मैंने देखा कि आपने प्रेसिडेंट को भी अपना उपन्यास जो है वो भेंट किया, तो ये कैसे संभव हुआ? इसमें भी किसी का कोई सपोर्ट नहीं था। मेरे स्टार्टिंग की ज़िंदगी से लेकर मुझे लगता है जब मेरी ज़िंदगी ख़त्म भी होगी तब भी मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये बहुत बड़ी बात है कि जो मैं करती हूँ वो खुद अपने दम पे करती हूँ। तो ये भी मैंने फ़ोन के थ्रू, मेल्स के थ्रू, दिल्ली में कॉल करके, कैसे भी करके, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत लंबी स्टोरी है। मैंने हर किसी को फ़ोन किया, इवन वाइस चांसलर वगैरह सबको, किसी ने कुछ सपोर्ट नहीं किया। पहले बार वो दीक्षांत समारोह में आए थे, मेरे बुक को भेंट करने से पहले वो एक बार दीक्षांत समारोह में आए, तो मैंने कोशिश की, वो उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर सेकेंड ईयर आए तो मैंने कहा कि चलो, जिस तरह विमोचन में किसी ने मदद नहीं की थी, ये तो साफ है कि इसमें भी कोई मदद नहीं करेगा, क्यों ना खुद के दम पे कोशिश की जाए। और वो कोशिश मैंने की और वो जो कोशिश थी वो सफल हो गई। तो प्रेसिडेंट ने आपको कैसे उत्साहित किया, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने तो इतना ज़्यादा उत्साहित किया कि मैं क्या बताऊँ, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उन्होंने सबसे पहले मेरी मुस्कान को देख के बोला कि जब मैं तुम्हारी बेटियों को मुस्कुराते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसा महसूस होता है उनकी हंसी को देख के कि हाँ, उन्होंने अपने आप को समाज में स्थापित कर लिया है। फिर उन्होंने दीपा मलिक जी की चर्चा की कि मैंने उन्हें भी सम्मानित किया है, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं तुम्हें भी सम्मानित करूँगा। और मेन बात तो उन्होंने ये कही कि देखना, एक दिन तुम्हारे नाम के वजह से तुम्हारे माता पिता के नाम को सब जानेंगे, तुम्हारे माँ बाप जहाँ भी जाएंगे गर्व महसूस करेंगे। ये तो बात सही उन्होंने कही है और आप ऐसा कुछ कर भी रही हैं जिससे आपके परिवार जो है आपको लेके बहुत गर्व महसूस करते हैं। और अब हमने देखा कि JPSC एग्ज़ामिनेशन में भी आपके उपन्यास से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए, तो ये जब हुआ तो आपको कैसा फीलिंग हो रहा था? पहली बात कि ये जब हुआ तो मुझे पता ही नहीं चला। मेरे सोशल मीडिया में जितने भी अकाउंट्स थे तो उसी में से किसी एक फॉलोअर ने मुझे एक फेसबुक पर, एक ट्विटर पर 2 मैसेजेस आए थे कि किक्की जी बधाई हो, अब तो आपकी किताबों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। तो मैंने कभी इतना उम्मीद नहीं किया था कि मेरे पुस्तक से रिलेटेड प्रश्न JPSC में पूछे जाएंगे, तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण पल था। ये बहुत गौरवपूर्ण बात रही होगी। और अब वो लोग जो पहले कहा करते थे कि ये क्या करेगी, ये कुछ नहीं कर सकती है, क्या उनके मानसिकता में कुछ बदलाव आया या अभी भी आपके प्रति उनका वैसा ही व्यवहार है? देखिए, जो पहले लोग थे वो अभी 3 वर्ग में बँट चुके हैं। एक वर्ग वो जो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि हाँ, मैं अपने आप को साबित कर चुकी हूँ। एक वर्ग वो जो ये मुझे दर्शाना चाहते हैं कि तुम जो कर रही हो वो हम बहुत पहले कर चुके हैं, ये हमारे लिए कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे तो हम पहले कर चुके हैं। और एक तीसरा वर्ग वो है जिसने मुझे ये कह के अभी सताना शुरू किया है कि अरे ये तो जहाँ भी जाती होगी तो अपने डिसेबिलिटी की सिंपैथी पे जाती होगी, सिर्फ दिव्यांगों के कार्यक्रम में जाती होगी और कोई भी देखेगा कि हाँ ये दिव्यांग है तो इसे सम्मानित कर ही देगा। देखिए, बात ये है कि दिव्यांग वो भी हैं, दिव्यांग भीख भी मांगते हैं और दिव्यांग सम्मानित भी होते हैं।
तो जो जिस लायक होता है समाज उसे उस तरह ट्रीट करती है। और जो सम्मान है, जो रेपुटेशन है, जो पुरस्कार है, वो संतावना में कभी आपको नहीं मिलता, ना वो भीख पे मिलता है। वो सिर्फ मिलता है आपको आपकी काबिलियत के दम पर। और मैंने इस सफ़र को तय करने में 4th स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक का सफ़र, मतलब सोचिए मैंने 14 जो बचपन से लेके जो जवानी तक का सफ़र होता है, मैंने 14 साल अपने लेखन को दिया है, तब मैं जाके इस मुकाम पर हूँ। हाँ, ये छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। मैंने देखा कि आप कविताएं भी बहुत अच्छा लिखती हैं, तो चंद पंक्तियां अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएं, अपने एक पुस्तक जो है आपकी कविता संग्रह, उसके चंद पंक्तियां आप सुनाइए। जी ज़रूर। मेरी कविता संग्रह का नाम तेरे नाम का है, तो मैं इसी शीर्षक का कविता आपको सुनाती हूँ। मेरी ज़िंदगी पूछती है मुझसे, ये सांसें तेरे किस काम का, सपने संजोती है तू जिसके अपनी आँखों में, क्या उसकी आँखों में भी है कुछ तेरे नाम का। अधूरी पड़ी है ना जाने कितनी कहानियाँ, जिन्हें तलाश है पावन किरदार का, है तेरे पास भी कोई ऐसा किरदार जो कर सके इन अधूरी कहानियों को तेरे नाम का। वाह, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। खूब आपने कहा। और इन पंक्तियों के अलावे भी आपने वो पूरा एक संग्रह है आपका कविता का, और कौन कौन से उपन्यास या कहानी अभी आप और लिख रही हैं जो आगे भी हमें देखने को मिलेगी? क्योंकि मैं एक फ़ौजी की बेटी हूँ, मैं आर्मी कैंप में गई थी, तो वहाँ मैं लिख किसी और टॉपिक पे रही थी, मैं रेप पीड़िता पे लिख रही थी, लेकिन वहाँ मुझे फ़ोर्स किया गया कि आप एक फ़ौजी की बेटी हैं, हम सब की बेटी बहन सब कुछ हैं आप। तो फ़ौजियों को क्या होता है कि उन्हें ऑफिस से इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को समय दे सकें। इतना कुछ होने के बावजूद भी जो ऑफिस है वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होता, और यहाँ समय नहीं देने के कारण वहाँ पे उनकी फैमिली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। तो पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है, और उनके अनुपस्थिति में उनकी वाइफ को कितना संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो दोहरी भूमिका निभाती हैं। वो बच्चों की माँ भी बनती हैं और पिता भी बनती हैं। और अगर कोई फ़ौजी शहीद हो जाता है तो उसकी माँ ऐसा क्या सोचती है कि पति को खोने के बावजूद भी वो अपने बच्चों को फ़ौज में ही भेजती है। इस विषय पे मैं लिख रही थी। आपको किसी तरीके का कुछ फ़ायदा मिल सके, कुछ आप अपने परेशानी को कम कर सकें? सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सिस्टम में सबसे बड़ा सुधार हो एजुकेशन को लेके। लॉकडाउन में एक नया ट्रेंड आया ऑनलाइन क्लासेस का, सारे बच्चे लाभान्वित हुए, सबको प्रॉफिट मिला। ये ट्रेंड बहुत साल पहले आ जाना चाहिए था, और ख़ासकर डिसेबल बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, ठीक है, तो एक थोड़ा माँ बाप के लिए भी थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। या तो वो जॉब कर ले, या आपको रोज़ाना स्कूल ले आएँ, स्कूल ले जाएँ, तो उनके लिए भी हेक्टिक हो जाता है। तो मैं सरकार से ये अपील करती हूँ कि प्लीज़, जैसे आपने आरक्षण दे के रखा है, अब तो ये कोई इशू ही नहीं कि हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। काबिलियत होगी, डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि दिव्यांगों के लिए जो रेगुलर आने जाने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए आप ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें रेगुलर क्लास कराएं। और टीचर्स को, क्योंकि दिव्यांग बच्चे उतनी भारी संख्या में तो है नहीं कि टीचर्स उन्हें हैंडल नहीं कर पाएंगे, और टीचर्स थोड़ा विशेष ध्यान दें, ताकि शिक्षा के अभाव में वो अपनी ज़िंदगी से भटके ना। वो जो मुकाम अचीव करना चाहते हैं, जो वो अचीव कर सकते हैं, वो उन्हें मिले। ऑनलाइन की व्यवस्था रखी जाए, की जाए दिव्यांगों को, ताकि उन्हें उनका उचित शिक्षा मिले। जैसे मैंने भी लॉ का सपना देखा था, तो रेगुलर अटेंडेंस का, जैसे मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया। तो उम्मीद है कि झारखंड सरकार कुछ ऐसा करे कि मैं ऑनलाइन ही अपने लॉ की पढ़ाई कर सकूं, जो मैं आगे जाके करूंगी। मुझे जहां तक लगता है, मैं झारखंड की एक ऐसी अकेली लड़की हूं जो ऐसे कंडीशन में राइटर है। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आगे राष्ट्रीय अवार्ड्स के लिए भी दिया जाए, जैसे नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज होता है, फिर नारी शक्ति पुरस्कार जो राष्ट्रपति देते हैं। जैसे इस बार एक आई थिंक ऑटिस्टिक लड़की थी जो नृत्य करती थी, तो उन्हें उनके गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला, तभी उनका नाम आगे गया। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आगे कोई भी राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हो, तो यहाँ से मेरा नाम आगे बढ़ाया जाए।
आपसे बात कर कर, आपसे मिलकर एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भी भर आई है। ऐसा लगता है कि अगर किसी को कुछ करने की इच्छा हो, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन हो, वो अवश्य कर सकता है। जो दर्शक हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश तो ये है कि अब तो लड़ाई बहुत बहुत हद तक सुलझ चुकी है। अब बेटियों को अधिकार मिल चुका है, वो पढ़ लिख रही है, सब कुछ रही हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जितने भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे दिव्यांग हैं, आप उन्हें शिक्षा से दूर मत कीजिए, उन्हें अशिक्षित मत छोड़िए। बहुत सारे माँ बाप होते हैं जो अपने दिव्यांग बच्चों को कमाई का साधन बना लेते हैं, जैसे कि उनसे दिया अगरबत्ती बनवाना, फिर उन्हें अलग अलग एग्जीबिशंस में ले जाना, बैठा के सेल करवाना। जितना मेहनत आप इन चंद मुट्ठी भर पैसों के लिए आप कर रहे हैं, इतना संघर्ष, उससे अच्छा है कि आप उसे अच्छे से शिक्षित कर दीजिए। और जब वो शिक्षित हो जाएंगे तो उनमें जो काबिलियत है वो अपनी काबिलियत के अनुसार अपना रोज़गार, अपनी नौकरी ढूंढ ही लेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में आई, बहुत बहुत धन्यवाद। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।